हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण और शुक्राणु की संरचना के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण या हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका तात्पर्य है शुक्राणु का निर्माण। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी स्टेज में या किशोरावस्था में शुरू होता है। किशोरावस्था में हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक विशेष हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या GnRH कहते हैं। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से और सीधे अग्र पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है कि वो भी अपने द्वारा दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित करे। अब पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग होता है उसके द्वारा दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव होता है। नंबर पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृषण में स्थित लेडिक कोशिकाओं को एंड्रोजन एक विशेष प्रकार का, इसके अंतर्गत एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वह स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। अर्थात जो LH हार्मोन होगा वह वृषण में उपस्थित लेडिक कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन को का स्राव करने के लिए प्रेरित करेगा। जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज में अंदर की तरफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं और इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर जो गोलाकार संरचना होती है, गोल गोल कोशिकाएं, इन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और बीच में लंबी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, इनके मध्य में कुछ कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं को इंटरस्टाइशियल सेल्स या लिडिक कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं लिडिक कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का जैसे ही स्राव होता है इन लिडिक कोशिकाओं के द्वारा, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा जिससे कि शुक्राणु का निर्माण हो सके। साथ ही साथ इस टेस्टोस्टेरोन के द्वारा मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की भी वृद्धि होती है। मेल में जो पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मेलनेस है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, भारी आवाज़ और जो काफ़ी मस्कुलर बॉडी, तो ये सब जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और जो दूसरा हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन सर्टोलिक कोशिकाओं पर अपना कार्य करता है। सर्टोलिक कोशिकाएं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की लंबी कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम सर्टोलिक कोशिकाएं कहते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोलिक कोशिकाओं पर अपना कार्य करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में मदद करता है। स्पर्मियोजेनेसिस, इनके विषय में हमने पहले कुछ समय पहले ही लेक्चर्स में पढ़ा था, पहले के वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर उसे आप देख सकते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो स्पर्मेटिड होता है, जो स्फेरिकल शेप्ड स्पर्मेटिड होता है, वो एक टेडपोल लार्वा की तरह स्पर्म में बदल जाता है। अब ये जो हार्मोनल जो कंट्रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसे हम एक फ्लोट चार्ट की सहायता से समझते हैं। प्यूबर्टी स्टेज में जैसे किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो मेल में क्या होगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का स्राव होगा जिसे हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन, जो दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, गोनेड्स का मतलब होता है जो जनद जो ग्रंथियां होती हैं, वृषण और अंडाशय, तो इन्हें हम गोनेड्स कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा
गोनेडोट्रोपिन दो हार्मोन का स्राव होगा। नंबर पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीधे जाकर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मध्य में स्थित कोशिकाएं थी, लिडिक कोशिकाएं, वहां पर जाकर अपना कार्य करेगा। तो लिडिक कोशिकाओं के द्वारा अब एक एंड्रोजन का स्राव किया जाएगा। एंड्रोजन का स्राव किया जाएगा, जिनमें से एक बहुत ही प्रमुख एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन भी कहलाता है। इस टेस्टोस्टेरोन के स्राव होने के बाद ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इसके द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रारंभ किया जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु का निर्माण होगा और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी मेल में डेवलप होंगे। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव होगा FSH, ये क्या करेगा, सर्टोलिक कोशिकाओं पर जाकर अपना कार्य करेगा। सर्टोलिक कोशिकाएं जो कि शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर की तरफ लंबी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। तो FSH सर्टोलिक कोशिकाओं पर जाके कार्य करेगा, जिससे कि सर्टोलिक कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के फैक्टर्स को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं शुक्राणु की संरचना के विषय में, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मनुष्य में शुक्राणु चम्मच के आकार का होता है, जिसका साइज लगभग 0.05 मिलीमीटर होता है, या इसे हम 50 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। और जो शुक्राणु का लाइफ स्पैन या जीवन काल होता है वह लगभग 24 घंटा होता है। एक इजेकुलेशन में, या कह सकते हैं कि जब मेल की बॉडी से स्पर्म या सीमेन फीमेल की बॉडी में जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को, जो सीमेन का बाहर आना, इजेकुलेशन या स्खलन कहलाता है। तो एक स्खलन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म जाते हैं, और उनमें से कम 60% स्पर्म के पास सामान्य उनका शेप और साइज होना चाहिए, और 40% जो स्पर्म होने चाहिए उनमें तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस या निषेचन का की जो प्रोसेस होती है वह सफल हो सके। अब हम बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के विषय में। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वह 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर पहला ये हेड रीजन, दूसरा नेक रीजन, तीसरा मिडिल पीस और चौथा टेल। तो एक एक करके इन सभी विषय को, इन सभी पार्ट्स के विषय में समझते हैं। पहला जो हेड रीजन होता है, हेड रीजन पुनः 2 भागों से बटा होता है। नंबर पहला ये टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं या अग्रपिंडक कहते हैं, और दूसरी संरचना होती है, इसे हम अगुणित केंद्रक या हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। अब जो पहली संरचना है हेड की, उसे एक्रोसोम कहते हैं या अग्रपिंडक। शुक्राणु का यह शीर्ष भाग होता है, जो कि एक टोपीनुमा संरचना बनाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टोपीनुमा जो संरचना है शुक्राणु के सबसे पहले भाग की, उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। ये निषेचन के समय शुक्राणु के द्वारा अंड भेदन में सहायता करता है। जो एग होता है फीमेल में, जो कि फीमेल गैमीट होता है, उस एग में यहाँ पर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, जैसे कि जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। तो इन मेम्ब्रेन्स, जिनके विषय में हम लोग बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इन मेम्ब्रेन्स को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, शुक्राणु को इसके अंदर जाने के लिए, अपना जेनेटिक मटेरियल इस एग के अंदर पहुंचाने के लिए इसका भेदन करना आवश्यक होता है। तो जो आउटर मोस्ट जो ये मेम्ब्रेन होती है, इसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेगा एक्रोसोम के द्वारा स्रावित एंजाइम। और एक्रोसोम के द्वारा जो स्रावित एंजाइम होता है उसे हम लाइसिन एंजाइम कहते हैं। एक्रोसोम का मुख्य कार्य अब क्या हुआ, एक्रोसोम का मुख्य कार्य है निषेचन के समय एग के आउटर मोस्ट जो एग का जो मेम्ब्रेन होता है उसको डिस्ट्रॉय करना, जिससे कि शुक्राणु का जेनेटिक मटेरियल
अंडाणु के अंदर जा सके और जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। जो एक्रोसोम होता है वह गोल्जी कॉय का रूपांतरण होता है। कह सकते हैं कि जो एक्रोसोम होता है उसमें गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। अब जो एक्रोसोम होता है उसमें लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण लाइसिन एंजाइम का नाम है हाइल्यूरोनिडेज। जो हाइल्यूरोनिडेज है ये एंजाइम काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एग के मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। अब जो दूसरा पार्ट है हेड रीजन का, वो है अगुणित केंद्रक या हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जो एक्रोसोम होता है उसके ठीक पीछे का जो पार्ट होता है वह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अगुणित केंद्रक या हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है। कह सकते हैं कि जैसे कि मेल में इसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी। अब जो आनुवंशिक लक्षणों का परिवहन करेगा, आनुवंशिक लक्षण को आगे को ले जाने का कार्य करता है, इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब जो दूसरा पार्ट है वह है ग्रीवा या नेक रीजन। इसमें दो तारक काय होते हैं। जो ये नेक है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट, ये जो नेक होता है इसमें क्या होता है, दो तारक काय या सेंट्रियोल होते हैं। उसमें से जो पहला सेंट्रियोल होता है, इस तरह की स्थिति होती है इनकी सेंट्रियोल की। पहला जो सेंट्रियोल होता है उसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल या समीपस्थ तारक काय, और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारक काय या तारक केंद्र कहते हैं। जो समीपस्थ तारक काय होता है ये निषेचन के वक्त फीमेल के एग को दे दिया जाता है। जब स्पर्म और एग दोनों निषेचन के लिए एक साथ आते हैं तो उस समय जो प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है वो फीमेल के एग को दे दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो मियोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट हो सके। और दूसरा जो डिस्टल जो सेंट्रियोल होता है वह अक्षीय तंतु या एक्सियल फिलामेंट बनाने के काम आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो ये अंदर की संरचना एक्सियल फिलामेंट, जो बीच की जो संरचना होती है जो कि मिडिल पार्ट से लेके टेल रीजन तक जाती है। अब तीसरा हम लोग यहाँ पे पार्ट के विषय में बात करेंगे। तीसरा जो मध्यखंड या मिडिल पीस होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के किस पार्ट पे पाए जाते हैं, एम से मिडिल और एम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एक जो उपस्थित होते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं और स्पायरली एक तरह से इस तरह के ऐसे डायरेक्शन में स्पायरली ये क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पे पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को मोटिलिटी के लिए। जो स्पर्म का गति करने का जो प्रमुख जो अंग होता है वो होता है टेल रीजन। तो टेल रीजन को भी आगे गति करनी है तो गति करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा। एक जो इजैकुलेशन होता है जब कोइटस के समय, तो 200 से लेकर 300 स्पर्म मेल की बॉडी से निकलते हैं और फीमेल की बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो उस 200 और या 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से केवल एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है। तो काफ़ी ये जटिल प्रक्रिया एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उस एक स्पर्म को विन होने के लिए उन 200 से 300 मिलियन स्पर्म को हराने के लिए, एक स्पर्म को विन होने के लिए उस स्पर्म का और स्पर्म की तुलना में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मोटाइल होना आवश्यक होता है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब बात करते हैं जो चौथा पार्ट होता है वो टेल का। जो टेल रीजन होता है ये अंतिम पार्ट होता है जो कि स्पर्म को गति प्रदान करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है, जिससे कि ये एक तरह से एक स्विमिंग का जैसा कार्य करेगा, आगे गति प्रदान करेगा, गति करेगा स्पर्म, और तब जाके फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट से वजाइना, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद यूट्रस और वहाँ से आगे एम्पुला स्थमस के जंक्शन पे जाकर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने शुक्राणु की संरचना समझी। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स अ लॉट।